मुकेश सहनी के ऊपर महागठबंधन की हार का ठीकरा फोड़ना गलत, आईपी गुप्ता के बयान पर भड़क गए सहनी समाज। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। महागठबंधन की आखिर भारी हार हुई वर्ष 2025 के विधानसभा के चुनाव में, परंतु महागठबंधन की हार को आखिर गठबंधन के तमाम घटक दल पचा नहीं पा रहे हैं। उन्हें तो लगता ही नहीं है कि आखिर हमारी हार कैसे हुई। इसी के अंतर्गत एक दूसरे पर ही हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है, जिसके क्रम में बीते कल ही इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के संरक्षक आईपी गुप्ता के द्वारा आखिर महागठबंधन की हार का ठीकरा फोड़ते हुए मुकेश सहनी के ऊपर ही आखिर आरोप मत दिया गया। जिन बयान के उपरांत बिहार के सहनी समाज की ओर से काफ़ी गुस्सा दिखाया गया है और साथ ही साथ काफ़ी भड़के हुए नजर आ रहे हैं बिहार के सहनी समाज। दोस्तों आखिर क्यों? क्योंकि आईपी गुप्ता के द्वारा जो बयानें दी गई थी उसके अनुसार यही कहा गया था कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित करना महागठबंधन की हार का एक प्रमुख कारण बना। यहाँ पर आखिर उनका कहना कहाँ तक जायज़ है, आइए आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों हार का ठीकरा आखिर किसी और के ऊपर फोड़ा जाना ये कहीं से भी उचित नहीं होता। आखिर हार कैसे हुई? अगर हार के सही कारणों का स्पष्ट जानकारी प्राप्त होना होता तो समन्वय समिति के अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा ही सबसे पहले महागठबंधन की बैठक बुलाते हुए हार पर समीक्षा कर ली जाती। लेकिन उनके स्तर से आखिर बैठक नहीं बुलाई गई, तमाम घटक दलों को आमंत्रित नहीं किया गया, इस पर विचार नहीं किया गया और अभी तक चुप्पी साधा गया है। इसका सीधा सीधा अर्थ होता है कि कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ी चूक तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा ही की गई, जिसके कारण आखिर महागठबंधन की यह करारी हार हुई है। लेकिन आइए हम बातें करते हैं कि इस करारी हार के ऊपर आईपी गुप्ता के द्वारा बीते कल ही एक मीडिया के सामने बयान देते हुए कह दिया गया कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित करना महागठबंधन की बहुत बड़ी गलती थी और हार का कारण भी डिप्टी सीएम घोषित करना ही रहा है। दोस्तों उन्होंने इसका बयान देते हुए कहा कि ज्यों ही मुकेश सहनी का ऐलान डिप्टी सीएम के रूप में किया गया उसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोग आखिर गुस्से में आ गए। उनका कहना था कि 18% की आबादी वाले को आखिर क्यों नहीं डिप्टी सीएम का पद दिया गया और कम प्रतिशत वाले, हालांकि उनके द्वारा कहा गया 3 से 4%, लेकिन सहनी समाज की संख्या 9.5% है पूरे बिहार भर में। तो उनके द्वारा कहा गया था कि 3 से 4% वाले को डिप्टी सीएम फेस घोषित कर दिया गया, जिसके कारण आखिर मुस्लिम समुदाय में इसको लेकर एकजुटता नहीं हो पाई और वे सभी एक मत होकर आखिर मुकेश सहनी के वजह से महागठबंधन को वोट नहीं कर पाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस वक्त मैं चुनावी मैदान में था उस वक्त भी कई लोगों के द्वारा मुझे कहा जा रहा था, फ़ोन करके कहा जा रहा था कि उनको क्यों डिप्टी सीएम घोषित किया गया, जिसके कारण यानी कहने का अर्थ है दोस्तों आईपी गुप्ता के बयान के अनुसार मुकेश सहनी को महागठबंधन के हार का कारण बताया गया। जो ही उनके द्वारा ये बयानें दी गई, बिहार के सहनी समाज भड़क उठे हैं और अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं आईपी गुप्ता के प्रति। इसलिए कि ये पहली बार नहीं है, जिस वक्त वो गठबंधन में शामिल नहीं हुए थे उस वक्त ही आईपी गुप्ता के द्वारा मुकेश सहनी के बारे में कुछ अलग किस्म की ही बयानबाजी की जा रही थी। उसके पीछे का कारण आप जानेंगे तो कारण ये है कि आईपी गुप्ता खुद को अति पिछड़ों का नेता घोषित करना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि मुकेश सहनी जो अपना नाम कमा चुके हैं ईबीसी वोटरों के सामने, उस जगह पर हमारा नाम यानी आईपी गुप्ता का नाम आ जाए, जिसके कारण शुरू से लेकर वो इसी तरह के बयान से पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन एक बार फिर भी चुनाव के बाद परिणाम आ जाने के बाद उनके द्वारा ये बयान देकर आखिर आम जनता से झगड़ा मोल ले लिया गया है, खास तौर पर मुस्लिम समुदाय नहीं सहनी समुदाय की ओर से। अब आइए दोस्तों हम बातें करते हैं कि आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है। सबसे पहली बात मैं बता देता हूं कि मुकेश सहनी को तो आखिर डिप्टी सीएम महागठबंधन की ओर से घोषित किया ही नहीं गया था, नंबर 1। दूसरी बड़ी बात कि मुकेश सहनी के द्वारा जबरदस्ती डिप्टी सीएम अपने नाम का ऐलान करवाया गया था।
अब आइए इसके पीछे का भी कारण था कि आखिर मुकेश सहनी ने जबरदस्ती या ही जबरन महागठबंधन की ओर से अपना नाम डिप्टी सीएम के रूप में घोषित क्यों करवाया। तो इसके पीछे का मुख्य कारण ये था कि वर्ष 2020 के विधानसभा के चुनाव में जब 4 सीटें जीतकर मुकेश सहनी एनडीए के साथ थे, उस वक्त सबसे पहले तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा ही मुकेश सहनी के सामने यह ऑफर दिया गया था कि अगर आप चारों विधायकों के साथ महागठबंधन में शामिल हो जाते हैं तो मैं आपको डिप्टी सीएम बना दूंगा। यानी तेजस्वी प्रसाद यादव खुद ही जब 4 विधायकों को लेकर उन्हें डिप्टी सीएम बना सकते हैं, तो आखिर अगली बार जब वही व्यक्ति महागठबंधन में शामिल होगा तो डिप्टी सीएम का डिमांड क्यों नहीं करेगा। दूसरी बात आइए दोस्तों, इसी कारण से आखिर मुकेश सहनी ने डिमांड रखी थी, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के नाराज़गी की बातें नहीं आई थी। सबसे पहली बात मैं बता दूं कि सबसे पहले अगर डिप्टी सीएम मुकेश सहनी के नाम के ऊपर ऐतराज़ जताया गया था तो वो लेफ्ट के महबूब आलम जो विधायक थे उनके द्वारा सवाल उठाया गया था। उन्होंने मुकेश सहनी के नाम को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था। उसके बाद दोस्तों ये तो हो गए लेफ्ट पार्टी, लेकिन दीपांकर भट्टाचार्य की ओर से आखिर मुकेश सहनी का समर्थन किया जा रहा था। परंतु सबसे बड़ी बात कह दिया जाए, शीर्ष लीडर में कह दिया जाए तो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल के द्वारा ही बयान दिया गया था कि मुकेश सहनी के डिप्टी सीएम के नाम के रूप में मुझे कोई जानकारी नहीं है और महागठबंधन में इसकी कोई चर्चा ही नहीं है। एक तरफ जहां तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा उन्हें डिप्टी सीएम के रूप में अपने तरफ खींचा जा रहा था, तो दूसरी तरफ उनके प्रदेश अध्यक्ष आखिर इनके नामों के बारे में आम जनता के बीच यह भ्रम क्यों फैला रहे थे। अगर यहाँ पर उन्हें मालूम था, तेजस्वी प्रसाद यादव को यह मालूम था कि आखिर कितनी अहमियत है मुकेश सहनी की, तो कम से कम आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष को आगे आकर ये बयान मीडिया के सामने नहीं देना चाहिए था, क्योंकि एक बड़े लीडर का एक एक बयान रामबाण साबित होता है। जो ही उनके द्वारा ये बयान दिया गया था तो भड़क उठना जो आरजेडी कार्यकर्ता है उनके द्वारा मुकेश सहनी के प्रति भड़क जाना लाजमी बन जाता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि हर हाल में अब तो आरजेडी इनके पक्ष में है ही नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बाद भी आखिर मुकेश सहनी को महागठबंधन में बांध कर क्यों रखा जा रहा था, जब हर किसी को पता था कि 2 या 3% या 4% की ही आबादी है मुकेश सहनी के मल्लाह समुदाय का, तो महागठबंधन में रोक कर रखने की क्या आवश्यकता थी। शुरू में ही क्यों नहीं कह दिया गया, जब बार बार ही उनके द्वारा सीटों के बंटवारे को लेकर खुलेआम करने की बातें की जा रही थी, तो अंत तक क्यों उसे रोक कर या फिर कह दिया जाए महागठबंधन में छेक कर रखा जा रहा था। अब आइए हम बातें करते हैं कि अंत समय में हुआ क्या था दोस्तों। अंत समय में देख लिया जाए, मुकेश सहनी के सीटों के लिए कोई ऐलान नहीं किया गया था। सारे घटक दल अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए थे। उसका कारण ये था दोस्तों कि तेजस्वी प्रसाद यादव तो 144 सीटों पर पिछली बार चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवार उतारे थे, तो क्यों नहीं वहां उतार देंगे। कांग्रेस भी पिछले बार की तरह ही अपने उम्मीदवार उतार दी। लेफ्ट को भी पता था कि हमें कहां कहां उम्मीदवार उतारना है। उसके बाद तेजस्वी प्रसाद यादव से मिलकर आईपी गुप्ता 3 सीटों पर अंदर खाने चर्चा कर लिए और उसके बाद वहां पर अपने उम्मीदवार उतारना शुरू कर दिए। लेकिन आखिर मुकेश सहनी को कितने सीटें दी जाएगी इसका खुलासा नहीं किया गया अंत समय तक। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि हर हाल में मुकेश सहनी अपने नाम का ऐलान जो डिप्टी सीएम के रूप में करवा लिए थे, जो उनके नाम का ऐलान हुआ था, वह महागठबंधन के शीर्ष लीडर क्यों न हो, कोई भी किसी भी दल का क्यों न हो, उसे पच ही नहीं रहा था। इसके कारण नाराज़गी अगर किसी के पास हो तो कहीं न कहीं जाहिर हो ही जाता है, और वो नाराज़गी जाहिर हो गई थी। बीच में ही इस रूप में हो गई कि अंत समय तक टिकट का कन्फर्म नहीं किया जाना। आम जनता इस बात को भांप गई। उसका कारण हुआ कि महागठबंधन के प्रति लोगों का बनाव जुड़ाव समाप्त होते चला गया। अब आइए दोस्तों, आईपी गुप्ता का कहना है कि मुस्लिम समुदाय आखिर यहाँ पर मुकेश सहनी के नाम पर एतराज़ जताना शुरू कर दी। तो ज़रा सोचिए कि आखिर इस मुद्दे को कौन उठाया था।
18% की मुस्लिम आबादी के बारे में चर्चा और मुद्दे को उठाया गया था ओवैसी की पार्टी AIMIM के द्वारा। उनके द्वारा ही, उनके प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा ही सबसे पहले यह बयानें दी गई थी कि हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव को सोचना चाहिए। MY का समीकरण वो मानते हैं तो आखिर अपने M के तमाम वोटरों को दरी बिछाने और उठाने के लिए रखे हुए हैं क्या? यानी जो ही उन्होंने अपना बयान दिया, उसके बाद ये बात सत्य है कि कुछ वैसे भी मुस्लिम समुदाय के वोटर्स थे जिनमें बदलाव आया था, जिन्होंने आवाज़ें उठाने शुरू की थी। लेकिन ये बात नहीं है कि मुस्लिम समुदाय के द्वारा मुकेश सहनी का दरकिनार करना शुरू कर दिया गया। यहाँ पर कुछ एक ही थे, ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं दिखा, लेकिन कुछ लोग ही थे, कुछ वोटर्स ही थे जिन पर नकारात्मक असर दिखा। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे, भले ही अपार बहुमत प्राप्त हुई है महागठबंधन को अपार बहुमत नहीं बल्कि NDA को अपार बहुमत प्राप्त हुई, लेकिन अपार मत जरूर महागठबंधन को प्राप्त हुए हैं, बहुमत नहीं अपार मत प्राप्त हुए हैं। इसके बारे में देखिए दोस्तों, इतने बहुमत के बाद महागठबंधन के खेमे में 38% वोट प्राप्त हुए हैं। पिछले बार की तरह ही वोट प्राप्त हुए, कम वोट कहाँ प्राप्त हुए, कम लोग प्राप्त नहीं, कम वोट प्राप्त नहीं, कम लोगों का समर्थन नहीं। तो आखिर नाराजगी कहाँ दर्शाई गई? कारण यही रहा, कारण इतना ही रहा कि एक क्षेत्र में वो वोट नहीं पड़ पाया। जितने उनके लोग थे, समर्थक थे, जिन्हें उन्हें वोट करना था, उन्होंने वोट किया, जहाँ तक कि कुछ बढ़ा ही वोट, परंतु एक जगह पर एक विधानसभा में यह वोट एक सिरे से नहीं पड़ा, जिसके कारण महागठबंधन की हार हो गई। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के द्वारा आखिर मुकेश सहनी के नाम पर एतराज़ जताना कहीं से हजम नहीं हो रहा है, और यही कारण है कि IP गुप्ता के इस बयान का खुले रूप से विरोध होना शुरू हो गया है पूरे बिहार के सहनी समाज के द्वारा। उन्होंने कम से कम IP गुप्ता को बड़ी हिदायत दे डाली है। उन्होंने कहा है कि ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर ऐतराज़ होना ही नहीं चाहिए था। यहाँ पर महागठबंधन है तो यहाँ पर हर घटक दल को सबसे पहले एक्सेप्ट करना चाहिए था। सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि घटक दल के शीर्ष नेता एक्सेप्ट करे, तभी तो आम जनता के बीच सकारात्मक संदेश जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो RJD के मंगनी लाल मंडल और लेफ्ट के महबूब आलम के द्वारा एतराज़ जताकर ही आखिर महागठबंधन को तोड़ देने का प्रयास किया गया था, जिसका नतीजा हुआ कि वहीं से आखिर महागठबंधन के बीच में ही द्वेष की भावना पनप उठी। और सबसे बड़ा कारण देख लिया जाए, फ्रेंडली फाइट आखिर होता क्या है। फ्रेंडली फाइट के क्रम में बहुत बुरा संदेश गया। यहाँ पर सबसे बड़ी अगर कमजोरी कर दिया जाए, सबसे बड़ी गलती कह दिया जाए तो रणनीति, तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा जो रणनीति बनाई गई थी वो रणनीति बिल्कुल गलत साबित हुई। और फ्रेंडली फाइट तो छोड़ दिया जाए, यहाँ पर तमाम शीर्ष दलों के नेताओं को इस बात की चिंता नहीं थी कि 11 के 11 सीट पर आखिर फ्रेंडली फाइट कराया जा रहा है। 11 के 11 सीट हार गए तो क्या होगा, लेकिन उन्हें एक भी सीट की चिंता नहीं थी। यानी कार्यकर्ता आखिर दिन रात मेहनत करे, कार्यकर्ताओं के लिए एक एक वोट अहमियत रखता है, लेकिन आखिर महागठबंधन के शीर्ष नेताओं के लिए 11-11 सीट कोई मायने नहीं रखता है। ये भी नकारात्मक प्रभाव दिखा। वैसे तो कहा जा रहा है कि SIR के कारण या फिर वोट चोरी के कारण बहुमत मिली है NDA को, लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि अगर यही बात है, अगर वोट चोरी के कारण ही NDA को बहुमत हासिल हुई है, तो महागठबंधन के शीर्ष नेताओं के द्वारा आखिर क्यों नहीं यह मांग किया गया कि वोटिंग के बाद जब वोटिंग की गिनती हो रही थी, उस वक्त ये कहना चाहिए था कि मैं EVM की वोटिंग से, EVM की गिनती से संतुष्ट नहीं हूँ, इसके लिए VVPAT के पर्चा से गिनती होनी चाहिए। दोस्तों, VVPAT के पर्चे से अगर गिनती की जाती है तो ये भी एक बैलेट होता है, जिसको लोग वोट करते हैं उसी का छाप वहाँ पर गिरता है। अगर उसी से गिनती कर ली जाती तो हर हाल में दूध का दूध और पानी का पानी आ जाता। यहाँ पर आखिर सवाल उठाने वाले को, जो कि EVM में छेड़छाड़ के लिए सवाल उठाते हैं, उनके द्वारा ये डिमांड की जाए कि VVPAT के पर्चे से गिनती को हम स्वीकार करेंगे। ऐसा अगर कर दिया जाता है तो दो ही बातें होगी, अगर EVM में छेड़छाड़ होगा तो सामने तुरंत ही बिना कुछ किए हुए ही पकड़ में आ जाएगा, और दूसरी बात कि अगर पकड़ में नहीं आया तो सदा के लिए EVM पर सवाल उठाए जाने का सवाल ही समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, यही है मुख्य बातें। उसके बाद मैं बता देना चाहूँगा,
कि ईवीएम के लिए तो बातें कर दी गई, परंतु मुख्य कारण ये रहा था कि एनडीए की ओर से इस बार महिलाओं के लिए भले ही ये कह दिया गया कि आगे भी 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, परंतु हकीकत देख लिया जाए कि जीविका दीदियों को जो वॉलेंटियर के रूप में तैयार कर वोट पर तैनाती कराई गई थी 1,80,000 महिलाओं को, उनका आखिर क्या काम था। यानी यहाँ पर सिर्फ सभा करने से वोट नहीं मिल जाते, यहाँ पर सभा कर देने से या फिर ऑनलाइन माध्यम से या फिर मीडिया के माध्यम से ऐलान कर देने से वोट नहीं मिलता। एनडीए को देख लिया जाए, एनडीए के कार्यकर्ता 200 से अधिक नेता जो बिहार से बाहर के रहने वाले थे, बिहार में रहकर लगभग 1 महीने तक प्रचार किए, अकेले ही फील्ड में घूम घूम कर आम जनता से रूबरू होते रहे, मिलते रहे। उन्होंने सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, आम जनता से मिलना सबसे बड़ी बातें उनके लिए रही। उसके बाद देख लिया जाए दोस्तों, जिस वक्त तक आखिर लोग वोटिंग करने जा रहे थे, उस वक्त तक भी जीविका दीदियों के द्वारा उन्हें कन्विंस किया जा रहा था। जिनको आखिर तैनाती कर दी गई थी वॉलंटियर के रूप में, उनका काम ही था कि महिलाओं को अंत समय में भी कान में ये कह देना कि किस पार्टी को, किस दल को आखिर वोट देना है। यानी ये प्रमुख भूमिका रही। अंत समय में जो कान में दिशा निर्देश दिया गया, कान में जो सुझाव दिया गया, कान में जिस छाप के संदेश सुनाई दिए, अंत में वोटिंग वही हुई। यही नतीजा हुआ कि इस बार इतनी बड़ी बहुमत प्राप्त हुई एनडीए को। लेकिन यहाँ पर आईपी गुप्ता भले ही पहली बार एक सीट पर जीत जाने के बाद बड़ी बड़ी बातें करते हों, ये भी बात सत्य है कि उनकी दिली इच्छा है कि हमें मंत्री बनाया जाए, लेकिन हकीकत ये है कि एनडीए की ओर से उन्हें कोई पूछ नहीं रहा है, क्योंकि जीतने के तुरंत बाद ही उन्होंने कह दिया था कि जदयू की ओर से हमें फ़ोन आया है मंत्रालय देने के लिए। दोस्तों आखिर क्या हुआ? उन्होंने कहा कि मैंने कह भी दिया है कि कोई बात नहीं, मैं आ सकता हूँ, बशर्ते मेरे पान जाति को आखिर यहाँ पर आरक्षण मिलना चाहिए। तो आखिर क्यों नहीं चले गए? क्यों नहीं आईपी गुप्ता को एनडीए में बुलाकर मंत्री बना दिया गया? इसका मुख्य कारण ये है दोस्तों, यहाँ पर गौर करेंगे कि आखिर क्यों रह गए महागठबंधन में। अगर आरक्षण देने की बातें होगी तो ये केंद्र सरकार पर ही निर्भर करता है, तो केंद्र में भी तो एनडीए सरकार है, तो आईपी गुप्ता को ये कहकर मंत्रालय में शामिल करा लेना चाहिए था ना, लेकिन वैसा नहीं हुआ। इसका मुख्य कारण ये है कि जदयू की ओर से उन्हें फ़ोन गया ही नहीं था। वो अपनी दिली इच्छा बता रहे थे कि एनडीए की ओर से मुझे बुलावा आया है। दूसरी बात आप देखेंगे, शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ही नीतीश कुमार को पैर छूकर वो प्रणाम करते हैं। आखिर यह क्या दर्शाता है? इससे पहले भी तो उनकी मुलाकात हुई थी, इससे पहले भी कई बार मिल चुके हैं नीतीश कुमार से, लेकिन उन्होंने पैर छूकर प्रणाम क्यों नहीं किया? इसका मुख्य कारण है कि आखिर इस बार भी नीतीश कुमार का दिल अगर पिघल गया तो मुझे एनडीए में शामिल कराकर मंत्रालय सौंप दिया जाएगा, लेकिन ये होने वाला नहीं है। एनडीए के पास विधायकों की कमी नहीं है, एनडीए के पास विधायक यूं ही भटकते रह रहे हैं। मंत्रालय देने सौंपने की आखिर विपक्ष को क्या ज़रूरत है? यही कारण है कि उन्हें नहीं दिया जा रहा। परंतु जो भी बयानें दी जा रही है आईपी गुप्ता के द्वारा, वह बिल्कुल निराधार साबित हो रहा है और वो आम जनता, खासतौर पर सहनी समाज से झगड़ा मोल ले रहे हैं। दोस्तों इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।